जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्त, जैसे हम साइंस की टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे थे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा, निम्न में से डैश एक सदिश राशि है ना। तो निम्न में से कौन जो है एक सदिश राशि है। अब एक बात को समझो, मैं आपसे बात करूँ चाल और वेग में क्या अंतर है। तो आप बताएंगे सर, चाल चाल भी मतलब एक निश्चित समय में चली गई दूरी होती है, और वेग भी एक निश्चित समय में चली गई दूरी होती है। बस चाल वेग से इसलिए अलग है क्योंकि वेग के पास होती है डायरेक्शन, दिशा। वेग के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, यानी दिशा होती है। इसलिए वेग क्या हो गया, वेग एक सदिश राशि हो गई। क्या राशि हो, कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। अब सदिश राशि तो पता होगी ना, जिसके साथ दिशा होती है, सदिश साथ में दिशा हो, ठीक है, सदिश राशि है। अब मुझे बताओ, अगर मैं वेग प्रति सेकंड की बात करूं कि वेग प्रति सेकंड क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वेग प्रति सेकंड होता है त्वरण। क्या होता है, त्वरण। अगर वेग प्रति सेकंड त्वरण होता है और वेग के अंदर दिशा है, तो त्वरण के अंदर भी क्या होगी, दिशा होगी। इसका मतलब त्वरण क्या होगा, एक त्वरण एक आपका एक सदिश राशि होगी। क्या होगी, सदिश राशि होगी। कोई दिक्कत आपने सर, कोई नहीं। लिखा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान डैश होता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को अपन पहले भी कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर ये हमने पढ़ रखा है, हमारा आंसर अगले पेज पर है। और इसका जो आंसर है वो है, एक मिनट, 6,791 के जी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। और 3 बार आ चुका है ग्रुप डी में, देख रहे हो, 20, 5 और 23 को। ठीक है भाई, ये ग्रुप डी का पेपर लंबा चलता है वह। चलिए, लिखा है ब्रह्मांड में से किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल किस किस पर निर्भर करता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि अपन ने पढ़ा पढ़ा रखा है, गुरुत्वाकर्षण का बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G = M1 M2/r²। यानी द्रव्यमान पर तो समानुपाती होता है, द्रव्यमान पर जो गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है। और जो दूरी होती है, रेडियस, रेडियस मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्तक्रमानुपाती होता है ना। गुरुत्वीय स्थिरांक उनके द्रव्यमानों के योग पर, इस पर डिपेंड करता है। उनके द्रव्यमान के योग पर डिपेंड नहीं करता, सॉरी, यही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। द्रव्यमानों के योग पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, स्थिरांक भी दे रखा है, द्रव्यमान भी दे रखा है, उनके बीच की दूरी भी दे रखी है। चलिए, लिखा है दो वस्तुएं को उनकी दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच पर लगने वाला प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुत्वीय जो जो होगा, अगर बीच की डिस्टेंस को क्या कर दें, आधा कर दें, तो फिर क्या होगा। तो देखो, इसका आंसर होगा गुरुत्वीय बल 4 गुना कम होगा। जो गुरुत्वीय बल जो है 4 गुना कम होगा। पहली बात तो ऐसे देखो कि मैं जानता हूँ कि F बराबर होता है M1 M2/r², और यहाँ पे G लिख दिया मैंने लास्ट में, ना मल्टीप्लाई में आगे पीछे कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया हाँ, ये क्वेश्चन कर रहा, हाँ ये क्वेश्चन। तो देखो, एक चीज़ को समझो, इसको पहले ऊपर करो। हाँ, एक चीज़ को समझो, आप जानते हो कि आर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आर अगर एक है, पहली बात तो देखो, अगर आर बढ़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि बल घटेगा। अब बोल रहा है उनके बीच की दूरी को आधा कर दें, आर को घटा रहे हैं, तो ये तो पता है कि मेरा जो बल है, फोर्स कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो बढ़ेगा बढ़ेगा ऑप्शन होगा, घटे वाला तो आंसर मेरा होगा ही नहीं। अच्छा, गुरुत्वीय बल 4 के गुणनफल बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल 4 के गुणनफल बढ़ेगा, दोनों दो आंसर दे दिए इसके ना। बढ़ेगा नहीं, यहाँ कम करेंगे। क्या करेंगे, कम। क्या हो जाएगा, अ, अच्छा क्वेश्चन अलग है यार, सॉरी, ठीक है। अगर आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का जो क्या होगा, पहली बात तो बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर गुना बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये r² है, यहाँ पर 2 है, इसको आधा करेंगे, ऊपर जाके क्या होगा, 4 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो ऐसे समझाता हूँ, देखो कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे मुझे पता है कि F बराबर होता है G × M1/M2 बटे
आर स्क्वायर। हालांकि मुझे ऊपर वाले का काम नहीं, तो मैं ऊपर वाले को हटा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम केवल नीचे वालों से चल जाएगा। क्या हो रहा है, इनसे मेरा काम चल जाएगा, तो मैं इन्हीं को यूज़ में लेता हूँ, इसको हटाता हूँ। देखो यहाँ मैं एक मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात को। जैसे मान के चलो आर दो था, आर कितना था, दो। हम्म, अब आर को क्या कर दिया, ऐसे करो, आर को चार मान लो। चार था, तो चार का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक। अब आर को कर दिया आधा, तो आधा करेंगे तो चार का स्क्वायर हो गया दो। ठीक। अब दो बचा, दो का स्क्वायर कितना होगा, चार। क्या होगा, चार। और ये जाएगा ऊपर चार। तो आप बोलो देखो कितना अंतर आ रहा है, चार का ही अंतर तो आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर कितना गुना बढ़ेगा, चार गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बड़ा पेन सही चल रहा है यार, इसको थोड़ा सा बड़ा कैसे करेंगे, एक सेकंड रुकना। हरा कलर कहाँ है, ये रहा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अच्छा लग रहा है। देखिए ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो डैश के गुणनफल के समानुपाती होती है। उनके द्रव्यमान के गुणन के फल के समानुपाती होती है। अभी अपन ने पढ़ा था, F बराबर होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और इंटू में g। समझ गए। देखा, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाए, दो वस्तुएं हैं जिनमें से एक का द्रव्यमान क्या हो जाए, दोगुना हो जाए, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। देखो, आप तो पहली बात तो ये समझो कि समानुपाती होता है ना। तो F बराबर जैसे मान के चलो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको दोगुना करना चाहूँ, मान के चलो कोई भी, किसी को भी बराबर कर लो, चाहे m1 को कर लो, m1 को यहाँ जी लिख दो, ठीक है। तो अगर ये दोगुना होगा, जो इसके समानुपाती है, तो ये भी कैसा होगा, दोगुना होगा ना। यहाँ दो से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाएगा, तीन गुना नहीं होगा, चार गुना नहीं होगा, आधा भी नहीं होगा। ठीक है भाई, इतनी बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे, है ना। चलिए, देखा है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को बल द्वारा आकर्षित करती है, जो डैश के समानुपाती होती है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, उनके आयाम के गुणनफल के, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, गुणक के गुणनफल के, उनके ऊर्जा के गुणन के। देखो गुणक की बात नहीं होती पहली बात तो, ठीक है। ऊर्जा की बात नहीं करते हम, आयामों की बात नहीं करते हम, बात करते हैं उनके द्रव्यमानों के गुणनफल की। वही सेम फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ, g × m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर यही याद है तो अभी अपन ने जी का नियतांक, जी के नियतांक का फॉर्मूला पढ़ के आए थे। जी की वैल्यू आप बताएंगे कितनी होती है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था, तो आप बताएंगे जी की वैल्यू कितनी है। 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होता है, केजी स्क्वायर। याद रखना है ना, जी की वैल्यू नहीं भूलना। 6.67 से भी काम चल जाएगा आपका वैसे, है ना। 6.67 याद रखना, इसको हटा दो। 6.67 इंटू 10⁻11, ये याद रखना है, ठीक। चलिए, ये दो वस्तु उनके द्रव्यमान के तीन गुना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल देखो, सीधी सी बात है, दो गुना की बात नहीं होगी, समान नहीं रहेगा बल, नौ गुना भी नहीं होगा, तीन गुना ही होगा, क्योंकि समान अनुपात में चल रहा है। क्योंकि जो द्रव्यमान होता है इन दोनों के समानुपाती होता है, बल के, गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर। चलिए, किसको बुला रहे हैं, चलो। निम्नलिखित कथन में EBCD में कौन सा सही है। जी का मान स्थिर रहता है, 1 किलोमीटर की दूरी 2 किलोग्राम के द्रव्यमान के बल के बीच बल इतना रहेगा। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, ये तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग समानुपाती होता है। देखो दूरी एक बार आ गया, दूसरी बार तो आना ही नहीं है। जी का मान स्थिर रहता है, देखो जी बात भी सही है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू तो फिक्स है। इतनी बात तो जानते हो ना भाई, जी की वैल्यू तो क्या है, जी की वैल्यू तो फिक्स है, ठीक। अब देखो, 1 मीटर की दूरी पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बीच का बल इतना होगा। देखो तो यहाँ से फॉर्मूला लगा लो, F बराबर m1 m2 बराबर आर स्क्वायर। देखो m1 m2 कितना, 1 मीटर की दूरी दे रखी, तो नीचे एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। और दो दूरी पर 2 किलो द्रव्यमान के बीच का बल, 2 किलो द्रव्यमान के बीच का बल क्या इतना ही रहेगा। अम्म, ये तो गलत आ रहा है यार, इतना तो नहीं आने वाला।
तो मेरे हिसाब से इसमें केवल डी सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल सॉरी केवल सी सही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं होगा, केवल सी सही है, केवल सी सही होगा। ठीक है, बस सी सही होगा, क्योंकि यहाँ से मैं बल निकालूंगा तो बल तो ज़्यादा आएगा, 26.8। चलो यही होगा यार, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जी का मान स्थिर है, ये भी तो सही है यार, जी का मान स्थिर है। तो ए बी और ए बी सी तीनों सही है भाई, क्योंकि मैं समझ गया मेरे मेरे से गलती कहाँ हो रही है। जैसे मैं सुनो, मैं दोबारा समझता हूँ, सॉरी फॉर दैट। एफ बराबर जी इंटू M1 M2/R²। समझ ना जरा, एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, होता है 6.67 इंटू M1 की वैल्यू कितनी, दो दे रखी है, M1 M2 की वैल्यू, है ना, क्योंकि दो वस्तु हैं तो दो इंटू दो कर देंगे, और नीचे आर की वैल्यू ये 1 का स्क्वायर करके बन ही आएगा। सॉल्व कर लो इसको, दो दूनी चार, चार सत्तर 28, हंसलाई दो, चार चिंग 24, 24 दो 26, हंसलाई दो, और चार चिंग 24, 24 दो 26, दो अंक के बाद पॉइंट है तो 26.8 करके आंसर आएगा। 26.8 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो देखो, इसका जो आंसर है फॉर में जो है, गलती तो मेरी ही है, तो इसमें ऊपर के तीनों सही है, केवल ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला जो है गलत, डी वाला क्या है, गलत है। अगर ये बता दिए क्यों नहीं, क्यों गलत है, ये बताया मैंने, कहाँ है देखना, दो वस्तु के बीच की दूरी, हाँ अच्छा ये बता दिया, क्योंकि दूरी के वर्ग के समानुपाती नहीं होता, व्यस्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहाँ गया। अगर गुरुत्वाकर्षण बल डैश की वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, चार, प्रत्येक और हर, केवल दो, केवल एक। अब देखो, क्वेश्चन पूछा है गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तु के बीच में होता है, तो प्रत्येक और हर एक मतलब हर, हर एक, हर हर वस्तुओं के बीच में जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल स्थित होता है, उपस्थित होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे गुरुत्व, संवेग, तनाव, आयाम। दिया ही नहीं आंसर, ये होगा भार। मैंने आपको कल बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो डिसाइड करता है आपका भार कितना है, वो डिसाइड क्या करता है कि आपका भार कितना है, जितना गुरुत्वाकर्षण के ऊपर डिपेंड करता है। बोलते हैं मेरा वजन इतना है, मेरा वजन, अपन गलत बता रहे हैं। हमें द्रव्यमान की बात करनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान फिक्स रहता है, भार तो आपका चांद पे जाके आधा रह जाएगा, मतलब 1/6 रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, अगर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, वही सेम चीज़ है, फॉर्मूला लिखो, आंसर पाओ, G × M1 M2/R²। वस्तु की आरंभिक और अंतिम वस्तु अवस्थाओं की ऊंचाई के अंतर पर, वस्तु की आरंभिक अंतिम अवस्थाओं पथ पर, वस्तु की आरंभ और अंतिम अवस्थाओं के परिवर्तन पर, वस्तु की स्थिति पर। तो किस पर डिपेंड करता है भाई, ये होता है वस्तु की आरंभ और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है ना, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं शायद, हॉरिजॉन्टल की हॉरिजॉन्टल, पता नहीं यार। देखा, सर्वमात्रक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज किसने की थी, एंटोनियो लिवोजियर, आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश या गैलीलियो। तो आप सभी को पता है, इसका तो आंसर सबको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है, किसने की थी बताइए, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। इन्होंने ही जो है आपको जी की वैल्यू दी थी, ठीक है। जिसका मान कितना होता है पहले याद रखना है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक है, ये याद रखना। देखा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वमात्रक नियम डैश पर लागू होता है, सार्वमात्रक नियम डैश किस पर लागू होता है, क्या सूर्य और ग्रह पर केवल, क्या पृथ्वी और सूर्य पर, चंद्रमा और पृथ्वी पर, वस्तुओं के बीच सभी पर, यानी वस्तुओं के बीच सभी पर होता है। ऐसा नहीं है केवल सूर्य चंद्रमा के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। चलो, F बराबर G/m/d² सूत्र में जी का क्या अर्थ है, सर्वमात्रक गुरुत्वाकर्षण नियंत, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल, संवेग। तो सर्वमात्रक गुरुत्वाकर्षण नियतांक,
क्या है? सर्वमात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला लिखा है, मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल r से बढ़कर 2r हो जाता है, तो परिक्रमा लगने में ग्रह की काल अवधि किस अनुपात में बढ़ेगी? चलिए भैया देखो, उसने बोला है तो r से बढ़कर 2r हो जाता है ना, यार देखो, आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण जो F बराबर है वो डिपेंड करता है किस पर? 1/r स्क्वायर पर। 1/r स्क्वायर पर पहले r था, अब क्योंकि r का स्क्वायर r आ गया, अब कितना हो गया? तो अब हो जाएगा 2r, तो जो जाएगा 1/4r स्क्वायर, इसको यहाँ ले जाओगे 4, कितना आ जाएगा? 4, तो ये जाएगा 4। अच्छा, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे, कितना 2r हो रहा है ना, क्या कर रहे हैं? हाँ 2r हो रहा है, r के संदर्भ में आंसर निकालना है। तो पहले एक काम करो, 4 को वहाँ भेजो, तो ये 4f हो जाएगा। 4f बराबर, पलट देंगे, 1/4f बराबर ये आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है यार, ये तो आंसर नहीं आना चाहिए, ऐसे तो नहीं आएगा। तब इसको करता हूँ यार, करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखा, दो कणों के बीच दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, दूरी बढ़ेगी यानी बल, बल क्या होगा? जब दूरी बढ़ाओगे बल कम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट होता है, बल घट जाता है, बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो। देखा, दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, उनके दोनों वस्तुओं के बीच द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, किस कारण करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है। किसके कारण करती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती हैं। चलिए, लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं। देखा, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, किसका उदाहरण है? अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षण बल, तो किसका आंसर है? गुरुत्वाकर्षण बल। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बार और इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, बस। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का सर्वमात्रक नियम सबसे सही बताता है? यह केवल पृथ्वी और चंद्रमा पर लागू होता है, या केवल सूर्य और पृथ्वी पर लागू होता है, या केवल वस्तुओं के और ग्रहों पर लागू होता है, या सभी वस्तुओं पर बीच? तो भैया ये सभी वस्तुओं के बीच में लागू